कोरिलेशन चैप्टर का बच्चों ये फिफ्थ वीडियो है आपके अपने एक 10-12 वीडियो की एक सीरीज़ है पूरी है। कोरिलेशन चैप्टर पूरा अपन इसमें कवर कर रहे हैं। पिछले 4 वीडियो में मैंने आपको कार्ल पियर्सन के 3 मेथड समझा दिए थे, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और एक विदाउट टेकिंग डेविएशन मेथड। आज अपन कार्ल पियर्सन से थोड़ा बाहर आ रहे हैं, एक नया मेथड और दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं। हालांकि कार्ल पियर्सन के भी 2 बाकी हैं, अभी वो आने वाले वीडियोस में मैं दूंगा आपको। लेकिन अभी अपन आज के वीडियो में स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन पढ़ रहे हैं। देखें, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। इसका साइन बच्चे आर आर हुआ करता है, ठीक है, डबल आर। डबल आर में बच्चे एक आर का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है, आर का मतलब कोरिलेशन होता है और नीचे वापस आर लिखने का मतलब है रैंक। आर रिप्रेजेंट रैंक, तो ये क्या बन गया, रैंक कोरिलेशन। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अलग अलग बुक्स में कई बार साइन में वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, किसी बुक्स में साइन कोई लगा देते हैं, किसी में कोई लगाया हुआ होता है। लेकिन ये जो साइन हुआ करता है ये मोस्टली यूज साइन है। आप लोग यूज़ करने में इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब हो सकता है एक्चुअल साइन तो अलग हो रैंक कोरिलेशन का, बट आप क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आर आर यूज़ कर सकते हो। देखिए बच्चे, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है या जो मेथड है उसको 2 अलग अलग केसेस में बांटा गया है। इसका मतलब है स्पेयरमैन ने एक फार्मूला नहीं बल्कि 2 फार्मूले दिए हैं जो 2 अलग अलग डिफरेंट केस में लागू होते हैं। तो अपन को स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन पढ़ने के लिए 2 वीडियोस की ज़रूरत होगी बच्चे। आपका एक तो ये 5th लेक्चर, इसमें मैं आज आपको फर्स्ट केस बताऊंगा, और जस्ट इसका अगला 6th लेक्चर में सेकंड केस बताऊंगा, ठीक है। 2 केस मिलाकर ये पूरा मेथड आप सीख पाओगे। उन दोनों केसेस का नाम सुनो, देखो। केस 1, केस 1 हुआ करता है बच्चे व्हेन देयर आर नो टाइड रैंक्स। यानी ऐसा केस जब क्वेश्चन में कोई भी टाइड रैंक्स न हो। टाइड रैंक्स का मतलब होता है बच्चों कॉमन रैंक्स। कॉमन रैंक्स, जैसे आप क्लास की बात करते हैं, अगर किसी क्लास में कोई 2 बच्चों के मार्क्स बराबर आ जाए तो बच्चे अपन ने स्कूलों में देखा था, अगर मेरे 600 में से टोटल 500 है और किसी और के भी 600 में से टोटल 500 है, मतलब 600 में से मार्क्स की टोटल 500, तो बच्चे अगर मैं भी 600 में से 500 ले आऊँ और तुम भी 600 में से 500 ले आओ तो दोनों को रैंक तो सेम मिलेगी ना बच्चों क्लास में। कई बार होता है ना जब रैंक कॉमन आ जाती है, कहते हैं कि फर्स्ट रैंक पर 2 बच्चे हैं, सेकंड रैंक पर 3 बच्चे हैं। अब ये 2 बच्चे 3 बच्चे का मतलब क्या हुआ, यानी इनके मार्क्स बराबर आए हैं, इसलिए इन लोगों को सेम रैंक दी गई है। उसी सेम रैंक को मैंने कॉमन रैंक कहा है और उसी को कोरिलेशन में टाइड रैंक बोलते हैं। टाइड रैंक का मतलब है सेम रैंक। तो बच्चे केस 1 वह हुआ करता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल में दिखा पाऊंगा, अभी ओरली हो सकता है नहीं समझ में आए आपको। क्वेश्चन के अंदर जब भी सेम रैंक ना आए तो ये फर्स्ट केस होता है, और एक होता है बच्चे सेकंड केस जो अगले वीडियो में करेंगे अपन। व्हेन देयर आर टाइड रैंक्स। एक तो है जब क्वेश्चन में कॉमन रैंक ना हो और एक जब क्वेश्चन में कॉमन रैंक हो। इस वीडियो में अपन पहला वाला केस पूरा डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन देयर आर नो टाइड रैंक्स। पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करके अभी बताऊंगा आपको। देखो बच्चों, इसमें कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला बहुत छोटा और इजी है। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। देखो बस इतना सा फॉर्मूला है। इस 1 का ध्यान रखना, ये सेंटर में कॉमन है ना, तो 1 ऊपर की तरफ ऐसा नहीं है 1 माइनस 6 करना है ना, ये नीचे है कि 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस 1, ये बीच में है। इसका मतलब है पहले ये ब्रैकेट ये सॉल्व होंगे दोनों पूरे,
मतलब इनको सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस करेंगे अपन। इस फॉर्मूले में n का मतलब आपको हमेशा से पता है, कोरिलेशन के पिछले मेथड में n का मतलब आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स कह दो या नंबर ऑफ पेयर्स कह दो, आपको कितने आइटम दिए गए हैं। पूरे चैप्टर में n का मतलब यही रहेगा, कैपिटल N का मतलब बच्चों। d नया वर्ड है हमारे लिए। d का बच्चों मतलब तो होता है रैंक डिफरेंस, और निकलता कैसे है ये, रैंक ऑफ x में से रैंक ऑफ y माइनस करके। जब आप एग्जाम्पल करेंगे अभी इसका, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि अपन के दो कॉलम्स होंगे, जिसमें एक में अपन x की रैंक होगी और एक में y की रैंक होगी। x और y तो सीरीज होती है, जो क्वेश्चन में सीरीज दी हुई होती है, x सीरीज और y सीरीज, हम उनको रैंक देंगे। फिर x की जो रैंक आएगी, y की जो रैंक आएगी, उसको आपस में माइनस करेंगे तो आपके d निकलेगा, जिसको कि रैंक डिफरेंस बोलते हैं। और फिर d का जब स्क्वायर करेंगे तो बच्चे ये कैलकुलेशन आ जाएगी अपन के सिग्मा d स्क्वायर वाली। इसके लिए आप 2 मिनट का बस वेट करें, एग्जाम्पल जब आएगा जब समझिएगा। पहले इनको याद करें आप कि डी का मतलब होता है रैंक डिफरेंस, जिसके लिए अपन को एक्स की रैंक में से वाई की रैंक माइनस करनी पड़ती है। बस है ना, अब इसको ना अपन अप्लाई करना सीखते हैं एक एग्जाम्पल से। ध्यान से देखना, एकदम इधर ही बताता हूँ एग्जाम्पल एक। बच्चे मान लेते हैं एक एक्स सीरीज है, एक्स सीरीज है 5, 19, 20, 35, 25 और 10, और एक वाई सीरीज़ है 12, 40, 30, 50, 25, 35। ठीक है, 2 2 4, इसमें भी 6 आइटम है, नीचे भी 6 आइटम है। ये 2 सीरीज़ दे रखी है, एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़, और इससे आपको कहा गया है कि रैंक कोरिलेशन निकाल के बताएं। देखो इसका सॉल्यूशन। बच्चे सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर आप कॉलम्स देखें कि कॉलम कौन कौन से बनाने पड़ेंगे। बच्चों इसमें सबसे पहला कॉलम तो होगा एक्स सीरीज का कॉलम, ठीक है, जो मैंने एक्स सीरीज दे रखी है वो लिख दूंगा एक्स। फिर एक अगला कॉलम होगा, वो होगा रैंक ऑफ एक्स का, ठीक है, जो मैं एक्स सीरीज लिखूंगा ना, मैं उसको रैंक दे दूंगा, रैंक ऑफ एक्स। फिर इसी तरह वाई सीरीज, फिर रैंक ऑफ वाई, फिर आएगा बच्चों डी, और लास्ट में आता है डी स्क्वायर। ठीक है, बस इतने कॉलम की ज़रूरत होती है। मैं एक कॉलम में ना ये वाला फ्री छोड़ देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। सबसे पहले एक्स सीरीज, ये काम का नहीं है, मतलब मैंने तो ऐसे ही स्पेस छोड़ दी है। ये एक्स पहला कॉलम मेरा यही है, ठीक है, एक्स सीरीज। आप इसका ये लाइन रफ करके इसी को फर्स्ट कॉलम मान लीजिए, ठीक है, एक्स। फिर हम एक्स सीरीज को क्या करेंगे, रैंक देंगे, तो वो अगला कॉलम क्या होगा आपका, रैंक ऑफ एक्स का। इस रैंक ऑफ एक्स को आर एक्स के नाम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। पहले एक्स सीरीज, फिर एक्स को अपन रैंक दे देंगे। फिर आएगी वाई सीरीज, फिर वाई को भी रैंक देंगे, रैंक ऑफ वाई, जिसको आर वाई के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, आर एक्स होता है रैंक ऑफ एक्स, आर वाई होता है रैंक ऑफ वाई। फिर निकलेगा बच्चों डी, और अभी अभी बताया था आपको ऊपर डी कैसे निकलता है, एक्स की रैंक में से वाई की रैंक माइनस कर देंगे, यानी आर एक्स में से आर वाई माइनस हो जाएगा, एक्स की रैंक में से वाई की रैंक, और फिर डी का कर दिया जाएगा स्क्वायर। बहुत इजी है, कोरिलेशन के एक इजी मेथड में से एक है ये रैंक कोरिलेशन। लेकिन ये इजी तब होता है जब कोई टाइड रैंक ना हो, जब टाइड रैंक होती है तो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। फिर ये अगले लेक्चर में देखेंगे उसको अपन। अब देखो सॉल्व करते हैं। पहले एक्स सीरीज लिख लेते हैं, 5, 19, 20, 35, 25 और 10। इसी तरह वाई सीरीज लिख लो, 12, 40, 30, 50, 25 और 35। ठीक है,
जो एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ दे रखी थी उसको एक्स और वाई के कॉलम में लिख दें। अब करते हैं सॉल्व करना इसको स्टार्ट। बच्चे सबसे पहले तो आप ये जो एक्स सीरीज़ है इसको रैंक दीजिए, और रैंक देने का तरीका बिल्कुल वही है जैसे क्लास में आप बच्चों को रैंक मिलती है, सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाले को फर्स्ट रैंक, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसकी फर्स्ट रैंक होगी बच्चों। तो देखो इसमें से सबसे बड़ा 35 है, ये फर्स्ट रैंक, फिर 25 सेकंड रैंक, फिर 20 थर्ड रैंक, 19 फोर्थ रैंक, 10 फिफ्थ रैंक और 5 सिक्स्थ रैंक। समझ गए? डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़े वाले को फर्स्ट रैंक देनी है और सबसे छोटे वाले को लास्ट। अब इसी तरह इसको भी रैंक दो। सबसे बड़ा 50 फर्स्ट रैंक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ रैंक दे दी। अब उस टाइड रैंक का मतलब समझना बच्चों आराम से। बच्चे जब एक्स सीरीज आपको दी गई थी तो आप मुझे ये बताओ, क्या एक्स सीरीज में कोई कॉमन नंबर था क्या? कॉमन का मतलब सेम, कि सर इस बच्चे के भी 20 मार्क्स है, इसके भी 20। बच्चे अगर इन दोनों के 20 मार्क्स होते तो अपन को दोनों को सेम रैंक देनी पड़ती ना, है ना? सेम रैंक देनी पड़ती फिर तो। लेकिन पूरी एक्स सीरीज में मैंने कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया है, कॉमन नहीं किया है, और न ही बच्चे वाई सीरीज में। तो बस इसी केस को बोलते हैं व्हेन देयर आर नो कॉमन रैंक, नो टाइड रैंक। यानी क्योंकि सब नंबर अलग अलग हैं तो सब बच्चों को अलग रैंक मिली है बच्चे। यही अगर मान लेते हैं जैसे 40 नंबर इस बच्चे के हैं, इस बच्चे के भी 40 होते हैं, तो दोनों को अपन को सेम रैंक देनी पड़ती ना बच्चों। अगर एक्स सीरीज या वाई सीरीज या दोनों में से किसी भी सीरीज में कोई कॉमन रैंक आ जाए, चाहे एक्स में आ जाए, चाहे वाई में आ जाए, चाहे दोनों में आ जाए, तो बच्चे फिर इसका केस सेकंड लगता है, फॉर्मूला बदल जाता है। वो अपन अगले वीडियो में लेंगे इसको। तो अभी अपन ने केस ऐसा ही बनाया जिसके अंदर कॉमन रैंक नहीं आ रही, ना तो एक्स में ना वाई में, दोनों में नहीं होनी चाहिए बच्चों कॉमन रैंक। दोनों में से किसी में भी कॉमन हो गई ना रैंक तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब निकलती है डी। डी निकालना बहुत आसान है। एक्स की रैंक में से वाई की रैंक माइनस कर लो। जैसे एक्स की रैंक है 6, वाई की रैंक है 6, तो 6 - 6 0, 4 - 2 2, 3 - 4 -1, 1 - 1 0, 2 - 5 -3, 5 - 3 2। एक बात ध्यान रखना, जब आप डी निकालो तो एक बार चेक जरूर करना बच्चे, डी की टोटल सिग्मा डी हमेशा 0 आनी ज़रूरी होती है। हालांकि सिग्मा डी फॉर्मूले में काम नहीं आएगी, फॉर्मूले में तो डी स्क्वायर की टोटल काम आएगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि डी की टोटल जो होती है इसकी टोटल हमेशा 0 आती है। अगर आपकी 0 नहीं आ रही है तो आप एक बार अपने कंप्यूटेशन को, कैलकुलेशन को वापस चेक कर लें, कहीं गलती हो गई आपसे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 2 प्लस का है और 2 माइनस का, 2 और 2 कितने हो गए, सॉरी 2 प्लस का, और ये भी 2 प्लस का, यानी प्लस के 4। माइनस का देखो ये 3 और ये 1 है, यानी माइनस के भी 4, तो प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा ना कट के। तो इसका मतलब है इसकी पूरी टोटल 0 आनी ज़रूरी है। अब इसका स्क्वायर कर दें। 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, -1 इंटू -1 प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 0 ज़ा 0, -3 इंटू -3 प्लस का 9 हो जाएगा। इनका स्क्वायर करना है बच्चों, डी का स्क्वायर करना है। -3 इंटू -3, 2 इंटू 2, -1 इंटू -1, 2 इंटू 2, स्क्वायर कर करके लिख दीजिए, और 2 इंटू 2 4। इसकी टोटल लगा दे, ये हो जाएगी सिग्मा डी स्क्वायर की टोटल। देखो 9 और 10 और ये 8, 18 हो रही है इसकी टोटल। ठीक है, बस अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो मैं इसी के नीचे करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में भी आ जाए इधर ही। अब आर आर का क्या फॉर्मूला था, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1। अप्लाई करते हैं इसको। 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर की जगह 18 लिख दो, यानी ये हो गया 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, यानी 6 इंटू 18 सिग्मा डी स्क्वायर की टोटल, अपॉन एन का मतलब है आइटम कितने दिए गए थे आपको। तो इसके अंदर अपन देखें जैसे 1 2 3 4 5 6 आइटम की सीरीज है। 6 और 6 डबल करके 12 मत गिन देना बच्चों, 6 इधर है सर 6 इधर है, एक्चुअल में ये पेयर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इनको 6 आइटम भी बोल सकते हो, 6 पेयर भी बोल सकते हो।
तो नंबर ऑफ आइटम भी बचे इस क्वेश्चन में 6 ही है। ये केवल कोइंसिडेंट है कि n इज इक्वल टू 6 ही है हमारे क्वेश्चन में। तो 6 यानी ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है, इससे कंफ्यूज मत होना बच्चों। ऊपर वाला 6 तो फॉर्मूले में ही है पहले से ही, 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये तो हमेशा 6 ही रहेगा। n की जगह पर नंबर ऑफ आइटम लिखना है। हमारे इस एग्जाम्पल में कोइंसिडेंटली ये भी 6 ही है, नंबर ऑफ आइटम भी, तो 6 ही लिखने हैं। और यही अगर नंबर ऑफ आइटम 7 होते तो मैं n की जगह पे 7 लिखता, 8 होते तो 8 लिखता। फिर 6 स्क्वायर माइनस 1, n की जगह और n की जगह दोनों की जगह 6 6 लिख दिया मैंने। 1 माइनस 6 इंटू 18 करेंगे तो ऊपर आएगा 108। नीचे कैसे सॉल्व करना है पता है बच्चों? देखो 6 तो एज इट इज़ पड़ा रहने दो, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 6 जा 36, 36 में से 1 जाएगा 35। 1 माइनस 108 ऊपर है, 35 इंटू 6 करोगे तो आएगा 210। 1 माइनस, अब इन दोनों को डिवाइड करो, 108 डिवाइडेड बाई 210, ये आ रहा है 0.514। बच्चे पहले पूरा राइट हैंड साइड इधर वाला सॉल्व करना, फिर उसका जो आंसर है वो 1 में से माइनस करना। अब 1 में से माइनस कर दें, आंसर आपका आएगा 0.485। प्लस में आया है तो पॉजिटिव कोरिलेशन है, और क्योंकि 0.25 से 0.75 के बीच में है तो ये मॉडरेट कोरिलेशन है। ठीक है, 0.25 से 0.75 तक का आंसर बच्चे मॉडरेट होता है। 0.75 कह दो या 0.74 कह दो। ये है स्पेयरमैन का पहला मेथड। हालांकि स्पेयरमैन के दो हैं, एक तो व्हेन देयर इज़ नो टाइड रैंक और एक व्हेन देयर इज़ टाइड रैंक। इस वीडियो में मैंने आपको पहला केस बताया, व्हेन देयर इज़ नो टाइड रैंक, व्हेन देयर इज़ नो टाइड रैंक। और टाइड रैंक का मतलब क्या होता है? जब एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ में कोई भी कॉमन नंबर ना हो और सबको अलग अलग रैंक मिली हो तो उसको बोलते हैं नो टाइड रैंक। इसको पूरा देख लें। 6th वीडियो में बच्चे मैं इसी का सेकंड केस आपको समझाऊंगा, व्हेन देयर इज टाइड रैंक वाला। वो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, वो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा टफ है बच्चों वो। चलो अगले वीडियो में देखते हैं अपन।